हर रोज करीब 1500 फ्लाइट यूएस से यूरोप जाती है। इनमें से ज्यादातर अटलांटिक ओशन के ऊपर सिर्फ एक खास रूट ही इस्तेमाल करती है। ये एक तरह से प्लेन का इनविजिबल हाईवे है, जिसमें सारे एक दूसरे से 60 किलोमीटर की दूरी में आगे पीछे उड़ते हैं। साइडवेज में इनकी दूरी 30 किलोमीटर रहती है और एल्टीट्यूड की बात करें तो ये 1000 फीट ऊपर नीचे होते हैं, मतलब 305 मीटर। कभी आपने भी एक्सपीरियंस किया होगा या फिर कोई वीडियो देखा होगा जिसमें मल्टीपल प्लेन एक दूसरे के करीब से उड़ते हैं। ऐसा खासकर यूएस से यूरोप की फ्लाइट में ज्यादा देखा जाता है, जिसमें एक इनविजिबल हाईवे को इस्तेमाल किया जाता है। पर सवाल ये उठता है कि जबकि पूरा आसमान खाली पड़ा है, तो पायलट्स एक दूसरे के इतना करीब रिस्क के साथ इसी खास रूट को ही इस्तेमाल क्यों करते हैं? दोस्तों, इन प्लेन्स के इनविजिबल हाईवे को करीब 100 साल पहले ढूंढा गया था। 1920 में वसाबुरो ओइशी नाम के जापानीज मेटेओरोलॉजिस्ट ने आसमान में कई वेदर बलून्स रिसर्च के तौर पर भेजे थे। उन्होंने नोटिस किया कि 30 से 40 हजार एल्टीट्यूड पर आसमान में एक इनविजिबल ताकत है जो बलून्स को तेज स्पीड से ईस्ट की तरफ लेके जाती है। उनकी इस रिसर्च पर दुनिया ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। फिर 25 सालों के बाद वर्ल्ड वॉर 2 में एक ऐसी घटना घटी जिससे दुनिया ने जापानीज साइंटिस्ट की उस रिसर्च को सीरियस लेना शुरू किया। अप्रैल 1945 में 6 दोस्त पिकनिक बनाने अमेरिकन स्टेट ओरेगोन गए, तो वहाँ जंगल में उनको एक बड़ा सा बलून गिरा हुआ दिखा। उन्होंने एक्साइटमेंट में बलून को घसीट तो लिया, लेकिन उनको क्या पता था कि वो खतरे के साथ खेल रहे हैं। उस बलून में बॉम्ब लगा हुआ था जो हिलने से ब्लास्ट हुआ और उन 6 दोस्तों की जान चली गई। पूरे यूएस में इस तरह कई इंसिडेंट रिपोर्ट हुए। इन्वेस्टिगेशन हुई तो पता चला कि ये बलून 10,000 किलोमीटर दूर पैसिफिक ओशन के उस तरफ जापान ने रिलीज किए थे। 2 या 4 नहीं, बल्कि 9,000 के करीब बलून बॉम्ब लॉन्च किए थे। इनमें से 300 अपने टारगेट यूएस में हिट हुए। जापान ने वसाबुरो ओइशी की रिसर्च का फायदा उठाकर ये बलून लॉन्च किए थे, जो तेज हवाओं के साथ यूएस तक पहुँचे। तब से 30 से 40 हजार फीट ऊपर ये हवाओं के इस टनल को जेट स्ट्रीमर्स कहा जाता है। करीब पूरा साल ये हवाएं मैक्सिमम 250 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ईस्ट की तरफ ट्रैवल करती है। इन हवाओं को उत्तरी हेमिस्फीयर में नोटिस किया गया है और सदर्न हेमिस्फीयर में भी। ये एक ट्यूब की तरह ट्रैवल करती है, जिसकी लंबाई कई किलोमीटर है और चौड़ाई 4 किलोमीटर होती है। चौंकाने वाली बात ये है कि इनका कोई फिक्स लोकेशन नहीं है। साइंटिस्टों का मानना है कि पोल्स और इक्वेटर में टेम्परेचर डिफरेंस वजह से ये तेज हवाएं पैदा होती है। इक्वेटर की गर्म हवा जब पोल की तरफ ट्रैवल करती है तो जेट स्ट्रीम्स पैदा होती है, लेकिन इक्वेटर से नॉर्थ पोल तरफ हवा ट्रैवल करेगी तो इसको साउथ से नॉर्थ जाना चाहिए, पर ये जेट स्ट्रीम्स वेस्ट की तरफ क्यों ट्रैवल क्यों? इसकी सबसे बड़ी वजह है अर्थ रोटेशन। हमारा अर्थ करीब 1600 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन यानी वेस्ट से ईस्ट की तरफ रोटेट कर रहा है। उत्तरी और सदर्न हेमिस्फेयर में इन हवाओं को पोल्स की तरफ ट्रैवल करना चाहिए, लेकिन अर्थ की रोटेशन इनको वेस्ट से ईस्ट की तरफ ट्रैवल करने पर मजबूर करती है। अब वापस आते हैं हम अपने मेन सवाल की तरफ कि अटलांटिक ओशन ऊपर यूएस से यूरोप जाने के लिए एक दिन में 1500 प्लेन्स एक ही रूट इस्तेमाल क्यों करते हैं? 1952 में एयरलाइन पायलट ने जेट स्ट्रीम्स पे ध्यान देना शुरू किया था। जिस तरह पैसिफिक ओशन के ऊपर भी जेट स्ट्रीम्स पाई जाती है, उसी तरह यूएस से यूरोप के सफर के दौरान अटलांटिक ओशन ऊपर भी जेट स्ट्रीम्स। इस सफर में पायलट्स जानबूझकर जेट स्ट्रीम्स के अंदर लेकर जाते थे, क्योंकि 250 किलोमीटर पर आवर की हवाएं प्लेन्स को आगे की तरफ पुश करती थी। इससे प्लेन्स की स्पीड भी बढ़ जाती थी, टर्ब्यूलेंस भी कम हो जाती थी और फ्यूल की भी काफी बचत होती थी। इसी तरह वापस यूरोप से यूएस जाना हो तो पायलट्स कोई और रूट का इस्तेमाल करेंगे, जेट स्ट्रीमर्स का नहीं।
इसकी वजह ये है कि अब ये हवाएं अपोजिट डायरेक्शन में होती थी, जिससे प्लेन्स पर उल्टा असर पड़ता था। अब जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, एयरलाइन इंडस्ट्री तेजी से ग्रो करती है। तमाम पायलट्स ईस्ट की तरफ जाने के लिए जेट स्ट्रीम्स का इस्तेमाल करने लगे, पर सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि जेट स्ट्रीम्स में बढ़ती हुई ट्रैफिक से एक्सीडेंट होने की। ये काम एयर ट्रैफिक कंट्रोलर यानी ATC का होता है कि वो वेदर के हिसाब से रूट प्लान बनाए ताकि जेट स्ट्रीम्स के अंदर कोई एयरप्लेन दूसरे से न टकराए। ये तो हम सबको मालूम है कि एयर ट्रैफिक कंट्रोलर के टावर पर लगे रडार प्लेन्स की लोकेशन डिटेक्ट। इस लोकेशन की बेसिस पर कौन सा प्लेन कितने एल्टीट्यूड पे और कितनी स्पीड से उड़ेगा, ये सब ATC उनकी लोकेशन जानने के बाद ही मैनेज कर पाता है। लेकिन सवाल ये है कि इन रडार की रेंज इतनी ज्यादा नहीं होती। ये ज्यादा से ज्यादा 128 किलोमीटर की रेंज में मौजूद प्लेन्स की पोजीशन डिटेक्ट कर सकते हैं। यानी इमेजिन करिए, न्यूयॉर्क ATC की रडार की रेंज सिर्फ इस सर्कल जितनी है। इसका रेडियस 128 किलोमीटर है। प्लेन्स इस सर्कल के बाहर जाते ही रडार की रेंज से गायब हो जाते हैं। अब ATC को प्लेन्स की लोकेशन का कैसे पता चलेगा? ओशन तो हजारों किलोमीटर पर फैला हुआ है। उसके ऊपर उड़ने वाले प्लेन्स अपनी पोजीशन हर 14 मिनटों के बाद सैटेलाइट या हाई रेडियो फ्रीक्वेंसी के जरिए कंट्रोल टावर को भेजते हैं। पर इन 14 मिनटों में तो कोई भी हादसा हो सकता है, इसीलिए 1965 में एक नया सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया। इसको नॉर्दर्न अटलांटिक ऑर्गेनाइज्ड ट्रैक सिस्टम या फिर NATOTS कहा जाता है। इस सिस्टम में अमेरिका या यूरोप जाने वाली फ्लाइट्स के लिए मल्टीपल रूट पाथ्स बनाए गए थे, जिनको अटलांटिक ओशन 4 मेन सेंटर करते हैं। पहला है न्यूयॉर्क स्टेशन, जो इस हिस्से को कंट्रोल करता है। दूसरा कनाडा का गेंदर न्यूफाउंडलैंड है, जो इस रीजन को कंट्रोल करता है। तीसरा सेंटा मारिया ओशियानिक कंट्रोल इस हिस्से को, और चौथा शेनविक नॉर्दर्न पार्ट को। NATOTS के टोटल 6 रूट्स हैं, जिनके नाम NAT-A से लेकर NAT-F तक है। टेक ऑफ से पहले पायलट्स को इनमें से कोई एक रूट लोकेट कर दिया जाता है, या फिर जर्नी करने में किसी रूट पर ट्रैफिक हो तो इनको एक रूट से दूसरे रूट में शिफ्ट कर दिया जाता है। ये रूट खास तौर पे ऐसे बनाए गए हैं, ट्रैफिक स्प्लिट हो जाए और यूरोप जाने वाले प्लेन्स को टेल वाइंड कहते हैं, जो प्लेन्स के पीछे से आकर उसको पुश करती है। इस रूट को कंसिस्टेंट एफिशिएंट बनाने के लिए दिन में 2 बार वेदर सैटेलाइट की मदद से जेट स्ट्रीमर्स की लोकेशन देखी जाती है और फिर उस हिसाब से रूट को ऑप्टिमाइज किया जाता है। जैसा कि आप इस लाइव विंड मैप को देख सकते हैं, ये लेफ्ट पे US है और राइट पे यूरोप, और बीच का ये सारा अटलांटिक ओशन। सी लेवल पे देखा जाए तो अटलांटिक ओशन के सेंटर में 22 किलोमीटर पर आवर की वाइंड स्पीड है। ये पूरा व्हाइट पोर्शन देख रहे हैं, ये असल में जेट स्ट्रीम जो US से यूरोप तक फैली हुई है। NATOTS के 6 रूट्स को इस जेट स्ट्रीम के अंदर ही रखा जाता है, ताकि अगर 5 या 10 मिनटों तक अगर प्लेन की लोकेशन ATC को अपडेट ना हो तो प्लेन का ऑटो पायलट सिस्टम NATOTS के रूट्स के कंडीशन के मुताबिक अपनी स्पीड, एल्टीट्यूड और लैटिट्यूड मेंटेन रख सके। यही वजह है कि यूरोप जाने वाले प्लेन्स हमें सिर्फ इसी रूट पर फ्लाई करते दिखेंगे। इस चीज को कंफर्म करने के लिए हम लाइव प्लेन ट्रैकर को देखते हैं। यहाँ अटलांटिक ओशन इस हिस्से में यूरोप जाने वाले सभी फ्लाइट्स लाइन से ट्रैवल कर रहे हैं, जबकि वापस आने वाली फ्लाइट्स इस जेट स्ट्रीम से बहुत दूर देखे जा सकते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाएं। हम मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।